हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्ज़ाम सीरीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक अर्थ मूवमेंट या पृथ्वी की गतियाँ करवाई है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन रेखा जो कि जिससे कि हमें मानक समय का पता चलता है वो लगभग ये 0 डिग्री है। इधर पूर्व में 180 डिग्री तक है और इधर पश्चिम में 180 डिग्री तक है। तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। 0 डिग्री देशांतर, ये हमारा सही उत्तर है। 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच लंदन के अंदर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से होकर ये देशांतर गुजरती है, जिसको कि प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, ये नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर ये नहीं है। तो हमारा उत्तर है 0 डिग्री देशांतर। अब इसमें ये मैप मैंने दे रखा है, मैप के अंदर ये 0 डिग्री देखिए, ये बनी हुई है, ये 0 डिग्री है जो कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है जो कि लंदन में स्थित है। तो ये हमारा 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के इधर पूर्व में ईस्ट के अंदर ये 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर और इधर वेस्ट में 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर। तो ये जो प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री है, यहाँ इससे पूर्व में जाएंगे तो समय में प्लस होता जाएगा और इधर माइनस होता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं। इसका मैंने इससे पहले वाले उसमें दे दिया जवाब। देखिए, 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर, इसके पूर्व में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो टोटल कितने हो गए, 180 और 180 360। इसका उत्तर है 360 डिग्री, कुल 360 देशांतर हैं। 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 330 भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 360 डिग्री देशांतर। ये नक्शे के अंदर मैंने जो बताया था, ये प्रधान याम्योत्तर जो है 0 डिग्री, इससे यहाँ पर 180 डिग्री ये है और 180 डिग्री इधर है। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर व पश्चिमी देशांतर एक ही है। ये दोनों एक ही रेखा होती है। ये जो रेखा है, ये जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मैं बताऊंगा क्यों टेढ़ी है। ये इस प्रकार से ये एक ही है देश, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं। अक्षांश देखिए, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि समय हमेशा हमें देशांतर रेखाओं से ज्ञात होता है जो कि खड़ी रेखा है। तो अब इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही जवाब है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी होगी, मकर रेखा हो गई। तो ये भी नहीं है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी नहीं है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी नहीं है। इसका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा भारत का जो समय है इससे निर्धारित होता है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो यहाँ पर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के पास में एक नैनी जगह है जहाँ से होकर गुजरती है। ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब ये
इलाहाबाद के पास में जो नैनी स्थान है वहाँ से होकर गुजरती है। और ये प्रधानयामी जो है 0 डिग्री, इसके पूर्व में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ ग्रीनविच मीन टाइम है उससे लगभग 5.5 घंटे का प्लस है, 5.5 घंटे इसमें प्लस होते हैं। अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजेंगे। तो ये इसमें पूर्वी देशांतर में जाने पर समय प्लस होता है और पश्चिमी देशांतर पर जाने पे समय माइनस होता है। अब इसमें 5.5 घंटे का कैसे होगा? देखिए मैं बता दूं कि 1 डिग्री देशांतर है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 डिग्री पे 15 इंटू 4 लगभग 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर आता है। तो 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री का देखिए पहले 82 डिग्री का 4 मिनट के हिसाब से 4 दूनी 8, 32, 328 और आधा डिग्री में 2 और जोड़ दिए तो 330 मिनट हो गए। 330 मिनट को और इसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 5.5 घंटे होगा। तो हमारा जो समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है। अब बात आती है कि जो देशांतर रेखा है भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, दूसरा है ये मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी के संदर्भ में अगर मैं देशांत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रख लेना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर इधर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिससे कि भारत का मानक समय पता चलता है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चौथा क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका मैंने अभी बता दिया था। देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। महाराष्ट्र कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र से होकर ये रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। पांचवा जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर है ये तो हमारी मानक अक्षांश, मानक देशांतर है, या इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भी नहीं है, 180 डिग्री देशांतर ये हमारा सही सवाल है, सही उत्तर है इसका 180 डिग्री देशांतर। इसके आगे मैंने पूर्व और पश्चिम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये जो 180 डिग्री देशांतर है ये वाली, जो कि बेरिंग सागर से होकर गुजरती है, ये इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ये है। अब देखिए 0 डिग्री कहाँ पर है? ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के पूर्व में जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा? प्लस होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये देखिए 0 डिग्री से होते होते और हम यहाँ पर 180 डिग्री पर आ गए। तो 180 डिग्री का मतलब हो गया सीधे कितने? 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो यहाँ पर पूरा 1 दिन हो जाता है 24 घंटे। 15 इंटू जो है
180 करेंगे, 1 डिग्री मतलब एक जो 1 डिग्री पर जो है वो 4 मिनट में, तो जो 15 डिग्री है वो 15 गुणा में 4 होता है, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट या 1 घंटे का मतलब है कि 15 डिग्री को क्रॉस करना। तो 180 डिग्री है, 15 से 15 एकम 15, 16 17 18, 3 15 दूनी 30, यानी कि 12 घंटे यहाँ पर जाके 12 घंटे समय जो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है उससे प्लस हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक इसके इधर ये वाला एरिया, क्योंकि ये जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर रेखा ये एक है, ये यहाँ पर आकर ये यहाँ 180 डिग्री ये इधर एक हो गई, ठीक है ना। क्यों कि अब इसके इधर वाला भाग जो है वो ये वाला भाग है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर पूर्व में मैंने बोला प्लस होगा, तो ये पूर्व में जैसे ट्यूसडे है तो पश्चिम में क्या होगा, माइनस हो गया, मंडे हो गया। यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ सोमवार होगा। क्लियर, ये आपको मालूम होना चाहिए पश्चिम और पूर्व का पूरा। इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में जाने पर पृथ्वी की घूर्णन गति डैश डैश होती है। ये कम होती है, अधिक होती है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं बता दूं कि भूमध्य रेखा ये बीचों बीच है और पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है और यहाँ पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा की लंबाई सभी अक्षांशों से ज़्यादा है। तो जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाएगी। तो जो लंबी अक्षांश रेखा है वहाँ पर घूर्णन गति सर्वाधिक होती है और जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे अक्षांशों की लंबाई कम होती जाएगी और उस वजह से घूर्णन गति में भी अंतर आता जाएगा। यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति यहाँ पर सर्वाधिक है, यहाँ इसमें लगभग 60 डिग्री पे आधी हो जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में जाने पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है। इसका उत्तर ये है। कैसे, इसको देखिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घूर्णन की गति कम होती जाती है क्योंकि अक्षांशों की लंबाई में कमी आ जाती है। सबसे अधिक लंबाई भूमध्य रेखा की है जो कि लगभग 40,000 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ जो घूर्णन गति है वो 1700 किलोमीटर के हिसाब से प्रति घंटे के हिसाब से घूम रही है। 60 डिग्री पर आते आते इसकी जो अक्षांश की लंबाई है वो 20,000 किलोमीटर रह जाती है। 60 डिग्री यहाँ और 60 डिग्री दक्षिण में। अतः यहाँ पर घूर्णन गति भी भूमध्य रेखा से आधी हो जाएगी। यहाँ पर 1700 किलोमीटर है तो यहाँ पर 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन करेगी। और जैसे जैसे उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास जाएंगे, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, तो ये एक बिंदु मात्र हैं या शून्य मात्र हैं, जिस कारण यहाँ पर जो घूर्णन गति है वो भी ना के बराबर या शून्य होती है। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण होता है। देखिए, मैंने बताया था कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति के द्वारा दिन और रात का बनना होता है, जबकि परिक्रमण गति के कारण, देखिए ये इसमें उत्तर देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन व रात का बनना होता है, जबकि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन या ऋतु वगैरह सीजन वगैरह जो बनते हैं वो बनते हैं। तो हमारा उत्तर है पृथ्वी की परिक्रमण गति। तीसरा चॉइस दे रखा है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नहीं होता और पृथ्वी की आकृति के कारण भी मौसम में परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अब ये जो मैप देखिए, ये जो डायग्राम देख लें, पृथ्वी जो अपने ऑर्बिट पर, इसका ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। पृथ्वी जो
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो एक अंडाकार रूप में लगाती है। तो जब ये अंडाकार रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्र लगा रही है तो देखिए ये पृथ्वी यहाँ पर अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है और उसके साथ साथ में चक्कर भी लगा रही है। चक्कर लगाने की वजह से ही यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता है। यहाँ पर 21 मार्च को ऑटम हो गया, 21 जून को यहाँ पर गर्मी हो गई उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो गई। यहाँ पर आते आते 23 सितंबर को यहाँ पर जो कि भूमध्य रेखा, सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, यहाँ पर सर्दी हो जाएगी और 21 दिसंबर को सर्दी हो जाएगी। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। तो ये जो ऋतुओं का परिवर्तन या सीजन्स वगैरह का बनना है ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। आठवां क्वेश्चन है उत्तरी विषु या बसंत विषु, जिसको कि वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। ये किस तारीख को होते हैं? देखिए, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होते हैं। 21 जून को इसका उत्तर, सही उत्तर है 21 मार्च। 21 जून को क्या होता है कि इक्विनॉक्स, ये इसमें मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। देख 21 मार्च, ये 21 कर लेना इसको डायग्राम में। 21 मार्च देखिए यहाँ पर जो सूर्य है वो सीधा भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है और एक 23 सितंबर को। तो यहाँ पर दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन अब इसमें सवाल पूछा है कि बसंत विषु या वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स में जो सूर्य है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इसके बाद में ये उत्तर की ओर सूर्य 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा पर चमकता है। तो कर्क रेखा, ये 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। 21 मार्च के बाद में सूर्य 21 जून को यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर आ जाता है और 21 जून के बाद में फिर यहाँ से वापस चलता है और ये फिर भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को फिर से सूर्य की सीधी किरणें 23 सितंबर को यहाँ पर पड़ती हैं। तो ये 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को भी दिन व रात बराबर होते हैं। इसके बाद में 23 मार्च के बाद में सूर्य सीधा दक्षिणायन हो जाता है और 21 दिसंबर को यहाँ पर जो इक्विनॉक्स या विंटर सोलिस्टिस होता है। तो इसमें देखिए इसका उत्तर है 21 मार्च। लेकिन मैं बताऊं 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर चमकता है, इस वजह से इसको वर्नल इक्विनॉक्स या बसंत विषु कहते हैं। और इसी के साथ में 23 सितंबर को भी इसको ऑटम इक्विनॉक्स या दक्षिणी विषु कहते हैं, दक्षिणी विषु भी कहते हैं। इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। जबकि 21 जून और 21 दिसंबर इसको सोलेस्टिस कहते हैं, यानी कि अयनात या सोलेस्टिस। तो ये जो 21 जून को सूर्य की किरणें अब कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं और इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में लंबी रात, बड़ी रात होती है। इसके विपरीत 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस या दक्षिणी अयनात होता है। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है 3 जनवरी को उपसौर या पेरिहीलियन की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति क्या होती? तो ये मैं बताऊं कि एक तो होता है पेरिहीलियन उपसौर और एक होता है अपसौर। इसको अंग्रेजी के शब्दों से याद आसानी से रहेगा। पेरिहीलियन, पेरी का मतलब नज़दीक, सूर्य के नज़दीक, सूर्य के पास में। पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीफरी बोलते हैं। पेरीफरी मतलब बिल्कुल नज़दीक, या पेरी का मतलब पेरीमीटर, परिधि,
यानी कि ये सूर्य की परिधि में सबसे नज़दीक रहता है। तो उपसौर का मतलब है सूर्य और पृथ्वी दोनों की स्थिति नज़दीक की होती है। अपसौर या एपहीलियन, यानी कि इस दिन सूर्य से पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो ये दो स्थितियां हैं, पेरिहीलियन और एपहीलियन। तो ये आपको याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा दूरी जो होगी वो 3 जनवरी को होगी। 3 जनवरी को सर्वाधिक दूरी होगी और सर्वाधिक नज़दीक होगा 3 जनवरी को। जबकि ये जो सर्वाधिक दूरी होगी एपहीलियन, ये 4 जुलाई को होता है। तो ये जो 2 तारीख हैं, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये हमारे लिए पेरिहीलियन 3 जनवरी और एपहीलियन 4 जुलाई जो कि सर्वाधिक होता है। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है, ये क्या सवाल क्वेश्चन पढ़िए, जनवरी को उपसौर यानी पेरिहीलियन की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो सबसे कम होती है। स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, तो सबसे न्यूनतम होगी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। जबकि इसको बोलेंगे पेरिहीलियन यानी कि उपसौर। जबकि अपसौर यानी कि एपहीलियन, ये जो है इसके अंदर सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, एपहीलियन। ये इसको अपसौर बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी। देखिए, न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया पेरी, न्यूनतम का मतलब पेरी, अधिकतम का मतलब एप। तो अब जब चंद्रमा के संदर्भ में आता है तो पेरी जी बोलता है, पेरी जी, और एपोजी। पेरी जी का मतलब, पेरी का मतलब नज़दीक, तो पेरी जी का मतलब है चंद्रमा से सबसे नज़दीक दूरी पृथ्वी की। एपोजी का मतलब, ऐप का मतलब एपहीलियन अपसौर वाली जो स्थिति है वो ऐप का मतलब दूरी और चंद्रमा से, एपोजी का मतलब चंद्रमा की पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी। तो ये इसको डायग्राम से और मैं समझा। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से जो ये पृथ्वी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो सबसे कम होगी उसको बोलेंगे पेरिहीलियन, और सर्वाधिक दूरी है उसको बोलेंगे एपहीलियन। तो अब इसमें देखिए, पेरिहीलियन या जो न्यूनतम दूरी है वो कब होगी? 3 जनवरी को। और कितनी होगी? 147.3 मिलियन, 103 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। और ये तो हो गया 3 जनवरी को सबसे नज़दीक। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होती है, उसको बोलते हैं एपहीलियन। और एपहीलियन में सर्वाधिक दूरी कितनी होगी? 152 मिलियन किलोमीटर। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के संदर्भ में ये देखिए, चंद्रमा, ये जो है ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब सर्वाधिक दूरी पे रहता है तो एपोजी। पेरिजी और एपोजी। अब एपोजी और पेरिजी में देखिए, पेरिजी जो सबसे कम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, तो इसमें पेरिजी में लगभग 3,56,000 किलोमीटर दूरी रहती है, 3,56,500 किलोमीटर दूरी रहती है। एपोजी में, यानी एपोजी का मतलब एपहीलियन से ही संबंधित, यानी कि सर्वाधिक दूरी, तो एपोजी के अंदर 4,06,700 किलोमीटर की दूरी रहती है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ये निकल के आते हैं। आप एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गए। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, यानी कि थिम्पू का लोकल टाइम या स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जो कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून, यानी कि देखिए, ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे है। तो ये अब ये क्या बोल रहा है? 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री
ईस्ट पे क्या समय होगा थिम्पू में, तो यहाँ पर देखिए प्लस होगा साइन, यहाँ माइनस होगा, ये याद रखो। तो अब ये 90 डिग्री का मतलब है कि 90 डिग्री गुणा 4, 1 डिग्री पे 4 मिनट है, 9 चौक 36, 360 मिनट। 360 मिनट है, इसको घंटे में कर लें तो 60 से भाग हो गया, 6 छंगड़ा 36, यानी कि 6 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 घंटे प्लस हो जाएंगे। तो 12 है तो यहाँ पर शाम के 6 बजेंगे। क्लियर? तो ये आपको इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि 90 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा, तो ये 6 घंटे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो थिम्पू या भूटान का जो समय है, जो कि 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर स्थित है, वहाँ पर समय होगा शाम के 6 बजे। तो इस प्रकार से ये जो इसमें मैंने ये दे दिया है आपको याद करने के लिए, ईस्ट, गेन और ऐड। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय गेन होगा, प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट लूज करेगा और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया। ये डायग्राम से तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप बताइए, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप डालिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि अपने आप में कंप्लीट हो या उसके अंदर कोई कमी नहीं हो। कमी होती है आप बताएंगे तो मैं सुधार करूँगा। आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो उसके। थैंक यू। जय हिंद।